दोस्तों, आज की कहानी है मैं मर्द हूँ ना मर्द नहीं। नींद में डूबी सीमा के साथ दिखाई अपनी मर्दानगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी विवाह समारोह में मौजूद एक महिला कुछ दूर पर बैठी दूसरी महिला को लगता घूर रही थी। बहुत देर तक लगातार घूरने पर भी जब सामने बैठी युवती ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की तो सीमा उठकर खुद ही उसके पास चली गई। बोली, तुम रागनी हो ना? रागनी, मैं सीमा। पहचानना नहीं तुमने? मैं कितनी देर से तुम्हें ही देख रही थी मगर तुमने नहीं देखा तो मैं खुद उठकर तुम्हारे पास चली आई। कितने वर्ष गुजर गए हमें बिछड़े हुए। और फिर सीमा ने उत्साहित होकर रागनी को लगभग झकझोर दिया। रागनी मानो नींद से जागी हैरानी से सीमा को देर तक घूरती रही। फिर खुश होकर बोली, तू कहाँ चली गई थी सीमा? मैं कितनी अकेली हो गई थी तेरे बिना। कहकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें छलक उठी। तू यहाँ कैसे? सीमा ने पूछा। मेरे पति रमन ONGC में इंजीनियर हैं और यह उनके बॉस की बिटिया की शादी है तो आना ही था अटेंड करने। पर तू यहाँ कैसे? रागनी ने पूछा। सुकन्या यानी दुल्हन मेरी चचेरी बहन है। अरे तुझे याद नहीं? अक्सर गर्मी की छुट्टियों में आती तो थी हमारे घर लखनऊ में। कितनी लड़ाका थी याद है? कभी भी अपनी गलती नहीं मानती थी, हमेशा लड़कर कोने में बैठ जाती थी। कितनी बार डांट खाई थी मैंने उसकी वजह से। सीमा ने हंसकर कहा। ओह हाँ, अब कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। रागनी जैसे अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली। फिर तो बारात आने तक शॉपिंग, गहने, मेकअप, प्रेम प्रसंग और भी न जाने कहाँ के किस्से निकले और कितने गड़े मुर्दे उखाड़ गए। रागनी न जाने कितने दिनों बाद खुलकर अपना मन रख पाई किसी के सामने। सच, बचपन की दोस्ती में कोई बनावट, स्वार्थ और ढोंग नहीं होता। हम अपने मित्र के मूल स्वरूप से मित्रता रखते हैं, उसकी पारिवारिक हैसियत को ध्यान नहीं रखते। तभी शोर मच गया। किसी की 4 साल की बेटी जिसका नाम निधि था गुम हो गई थी। अफरा तफरी सी मच गई। सभी ढूंढने में जुट गए। तुरंत एक दूसरे को व्हाट्सएप से लड़की की फ़ोटो सेंड करने लगे। जल्दी ही सभी के पास पिक थी। सादे फार्म हाउस में थी जिसके और छोर का ठिकाना न था। जितने इंतजाम उतने ही ज़्यादा कर्मचारी थे। आधे घंटे की गहमागहमी के बाद वहां लगे गांव के सेट पर सिलबट्टा लेकर चटनी पीसने वाली महिला कर्मचारी के पास खेलती मिली। रागनी तो मानो तूफान बन गई। उसने तेज निगाह से हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया था। बच्ची को वहीं ढूंढ कर लाई। सबकी सांस में सांस आई। निधि की माँ को चारों तरफ से सूचना भेजी जाने लगी क्योंकि सबको पता चल गया था कि माँ तो डीजे में नाचने में व्यस्त थी। बेटी कब खिसक कर भीड़ में खो गई उसे खबर ही न हुई। जब निधि की दादी को उसे दूध पिलाने की याद आई तो उसकी माँ को ध्यान आया कि निधि कहाँ है। बस फिर क्या था, सास को मौका मिल गया बहू को लताड़ने का और फिर शोर मचाकर सास ने सबको इकट्ठा कर लिया। भीड़ फिर खाने पीने में व्यस्त हो गई। सीमा ने भी रागनी से अपनी छोटी बातचीत का सिरा संभालते हुए कहा, तेरी नज़रें बड़ी तेज है। निधि को तुरंत ढूंढ लिया तूने? न ढूंढ पाती तो शायद और पगला जाती। आधी पागल तो हो गई हूँ। रागनी उदास स्वर में बोली। मुझे तो तू पागल कहीं से भी नहीं लगती। या हीरे का सेट, ब्रांडेड साड़ी, या स्टाइलिश जूड़ा, या खूबसूरत चेहरा, ऐसी पगली तो पहले नहीं देखी। सीमा खिलखिलाई। जोके पर न फटे विवाई हो, क्या जाने पीर पर आई। तो मेरा दुख नहीं समझ पाएगी। रागनी मुरझाए स्वर में बोली, ऐसा कौन सा दुख है तुझे जिसके बोझ तले तू पगला गई है? उच्च पद पर, इंजीनियर पति, प्रतिष्ठित परिवार, और क्या चाहिए जिंदगी से तुझे? सीमा बोली, चल छोड़, तू नहीं समझ पाएगी। रागनी ने ताना दिया। मैं नहीं समझूंगी। अचानक ही उत्तेजित हो उठी सीमा। तो कितना समझ पाई है मुझे? क्या जानती है मेरे बारे में? आज 10 वर्ष के बाद हम मिले हैं। इन 10 सालों का मेरा लेखा जोखा है क्या तेरे पास, जो इतने आराम से कह रही है
क्या मुझे कोई गम नहीं, कोई घाव नहीं मिला इस ज़िंदगी में? फिर भी मैं तेरे सामने मजबूती से खड़ी हूँ। वर्तमान में जीती हूँ, भविष्य के सपने भी बुनती हूँ और अतीत के सबसे भी सीख चुकी हूँ, मगर अतीत में उलझी नहीं रहती। अतीत के कुछ वांछित पलों को दुस्वप्न समझकर भूल चुकी हूँ। तेरी तरह गांठ बांध कर नहीं बैठी हूँ। सीमा तमतमा कर उठी। क्या तू भी किसी की वासना का शिकार बन चुकी हो? रागिनी बोल पड़ी। तू भी क्या मतलब? क्या तेरे साथ भी यह दुर्घटना हुई है? सीमा चौंक पड़ी। हाँ, वही पल मेरा पीछा नहीं छोड़ते। फिल्म, सीरियल, अखबार में छिपी खबर, सब मुझे उन पलों में पहुँचा देते हैं। मुझे रोना आने लगता है, दिल बैठने लगता है, ना भूख लगती है ना प्यास। मन करता है या तो उसका कत्ल कर दूं या खुद मर जाऊं। बस दवा का ही तो सहारा है। दवा लेकर सोई रहती हूँ। कोई आए कोई जाए मेरी बला से। मेरे साथ मेरी सास रहती है, वहीं मिड के साथ मिलकर घर संभालने रहती है और मुझे कोसती रहती है कि मेरे हीरे से बेटे को धोखे से ब्याह लिया। एक से एक रिश्ते आए, मगर हम तो तेरी शक्ल से धोखा खा गए। बीमारू लड़की पल्ले पड़ गई। मैं क्या करूं? आंखें छलछला उठी रागिनी की। तू अकेली नहीं है इस दुख से गुजरने वाली। इस विवाह स्थल में तेरी मेरी जैसी न जाने कितनी और भी होगी, पर वे दवा के सहारे जिंदा नहीं है, बल्कि उसे एक दुर्घटना मानकर आगे बढ़ गई है। अच्छा चल, तू ही बता। तू रोड पर राइट साइड चल रही है और कोई रॉन्ग साइड से आकर तुम्हें ठोकर मार कर चला जाता है तो गलत तो वही हुआ ना। ऐसे ही जिंदगी दुष्कर्म कर हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ाई। दोषी हुए हैं हम तो निर्दोष हैं, मासूम हैं और पवित्र हैं। अपराधी हुए हैं, फिर हम घुट घुट कर क्यों जिएं? यह एहसास तो हमें उन्हें हर पल कराना चाहिए, ताकि वे बाकी की ज़िंदगी घुट घुट कर जिए। सीमा ने आत्मविश्वास से कहा। क्या तूने दिलाया यह एहसास उसे? रागिनी ने पूछा। मेरा तो बॉयफ्रेंड ही धोखेबाज निकला। आज से 10 साल पहले जब हम पापा के दिल्ली ट्रांसफ़र के कारण लखनऊ छोड़कर चले गए थे, तब वहाँ नया कॉलेज, नया माहौल पाकर मैं कितना खुश थी। हाँ, तेरी जैसी बचपन की सहेली से बिछुड़ने का दुख तो बहुत था, मगर मैं दिल्ली की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। जल्दी ही मैंने क्लास में अपनी धाक जमा ली। ध्रुव मेरा सहपाठी, जो हमेशा प्रथम आता था, दूसरे नंबर पर चला गया। 10वीं कक्षा में मैंने ही टॉप किया तो ध्रुव जल भुनकर राख हो गया, मगर बाहरी तौर पर उसने मुझसे आगे बढ़कर मित्रता का हाथ मिलाया और मैंने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा में भी मैंने ही टॉप किया तो वह और परेशान हो उठा, मगर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। इसी खुशी में ट्रीट का प्रस्ताव जब ध्रुव ने रखा तो मैं मना कर सकी। मना भी क्यों करती, 2 साल से लगातार हम साथ कॉलेज, कोचिंग और न जाने कितने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टियां अटेंड करते आए थे। फर्क यह था कि हर बार कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड साथ रहता था, मगर इस बार हम दोनों ही थे और ध्रुव पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। पहले हम एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए, फिर वह अपने घर ले गए। घर में किसी को भी न देख जब मैंने पूछा कि तुमने तो कहा था मम्मी मुझसे मिलना चाहती है, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो उसने जवाब दिया कि शायद पड़ोस में होगी, तुम बैठो मैं बुला लाती हूँ। और फिर मुझे फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक पकड़ाकर बाहर निकल गया। मैं सोफे पर बैठकर ड्रिंक पीते पीते उसका इंतज़ार करती रही। मुझे नींद आने लगी तो मैं वहीं सोफे पर लुढ़क गई। जब नींद खुली तो मैं अपने को अस्त व्यस्त पाया। ध्रुव नशे में धुत पड़ा बड़बड़ा रहा था कि मुझे हराना चाहती थी। मैंने आज तुझे हरा दिया। अब मुझे समझ आया कि ध्रुव ने मेरे नारीत्व को ललकारा है। मैंने भी आओ देखा ना ताव, पास पड़ी हाँकी उठाकर उसके कोमल अंग पर दे मारी। वह बिलबिलाकर जमीन पर लौटने लगा। मैंने चीख कर कहा कि अब दिखाना मर्दानगी अपनी, और फिर घर लौट आई। बोर्ड की परीक्षा सिर पर थी।
ऐसे में अपनी पूरी ताकत तैयारी में झोंक दी। फलताया बोर्ड परीक्षा में भी टॉपर बनी। ध्रुव का परिवार शहर छोड़कर जा चुका था। उन्हें अपने बेटे की करतूत पता चल गई थी। कहकर सीमा पल भर को रुकी और फिर पास से गुजरते बहरे को बुलाकर पानी का गिलास लेकर एक सांस में ही खाली कर गई। फिर आगे बोली, माँ को तो बहुत याद, मैंने भी दुर्घटना के विषय में बताया था। वह भी यही बोली थी कि भूल जा ये सब, इनका कोई मतलब नहीं। कामार्य, शरीर, पवित्रता, वर्जिन, इन भारी भरकम शब्दों को अपने ऊपर हावी ना होने देना। तू अब भी वैसी ही मासूम और निर्छल है जैसी जन्म के समय थी। माँ के ये शब्द मेरे लिए अमृत के समान थे। उनके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। सीमा ने अपनी बात समाप्त की। मैं तो अपने अतीत से भाग थी नहीं सकती। वह शख्स तो मेरे मायके का पड़ोसी और पिताजी का मित्र था, इसीलिए मेरा तो मायके आने का ही मन नहीं करता। यहीं दिल्ली में पड़ी रहती हूँ। रागिनी उदास स्वर में बोली, कौन वे टॉफी अंकल? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है। वे सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हमेशा बैडमिंटन गेम के बीच में कूदकर गेम्स के रूल्स सिखाने लगते हैं और फिर खुश होने पर अपनी जेब से टॉफ़ी चॉकलेट निकालकर इनाम भी देते हैं। हम लोगों ने तो उनका नाम टॉफ़ी अंकल रखा था। सीमा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, वह एक मुखौटा था उनका अपनी घिनौनी हरकतें छिपाने का। तुझे याद है, वे हमारे गालों पर चिमटी भी काट लेते थे गलती करने पर, और कभी कभी अपने हाथों में हमारे हाथ को दबाकर रूंगटे चलाने का अभ्यास भी कराने लगते थे। उन सब हरकतों को कोई दूर से देखता भी होगा तो यही सोचता होगा कि वे बच्चों से कितना प्यार करते हैं, मगर हकीकत तो यह थी कि वे जाल बिछा रहे थे जिसमें से तू तो उड़कर उनकी पहुंच से दूर हो गई, पर रह गई मैं।